हाँ जी, क्या हाल चाल। तो आज यार हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 लेते हैं। तो अभी तक हमारे लेक्चर 1 के अकॉर्डिंग हमारे दुनिया में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हो चुकी है। अभी तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दुनिया जान चुकी है। अगर हम अपने लेक्चर नंबर 1 तक की बात आगे कंटिन्यू करें तो लेक्चर नंबर 2 में अब हम ये देखेंगे कि अब कुछ साइंटिस्ट आए थे। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी ना, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट कैसे होती है एटम में। उसके लिए उन्होंने कुछ एटॉमिक मॉडल्स बनाए थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट कैसे होती है। इसके लिए कुछ साइंटिस्ट आए थे, जैसे कि जे थॉमसन भाई साहब आए थे, रदरफोर्ड भाई साहब आए थे, उसके बाद बोहर्स भाई साहब आए थे। ऐसे 2-3 भाई साहब आए थे जिन्होंने कुछ एटॉमिक मॉडल्स दिए थे कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट कैसे होती है। उन्होंने इसके बारे में बताया था, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम 2 एटॉमिक मॉडल को डिटेल में, बिल्कुल डीप में, बिल्कुल इजी वे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला एटॉमिक मॉडल है आपका जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और दूसरा है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। यानी कि रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखेंगे और उधर से आपका मॉडल तैयार हुआ था। तो दोनों मॉडल को देखते हैं कि इन दोनों मॉडल में क्या है, अच्छे से समझ लेते हैं और इस लेक्चर को अच्छी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक बात है, तो चलो हेडिंग डाल लो अपने नोट्स में। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इधर अभी बज रहे हैं रात के लगभग 2। आपके उधर शायद सुबह हो रही हो, कोई शाम को देख रहा हो, तो अपने अकॉर्डिंग लगा लेना जो भी है। अच्छा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहले बात करते हैं जे थॉमसन की एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल सकते हो आप, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। डालो हेडिंग। पहली हेडिंग है आज के लेक्चर की, जे थॉमसन थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इसको देखते हैं कि ये भाई साहब ने क्या बताया था। इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट की थी, इन्होंने कैसे की थी, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। इनके अनुसार एटम क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर होता है। इन्होंने क्या बोला कि एटम इज कंसीडर एज ए पॉजिटिव चार्ज स्पेयर, कि आपका एटम जो है एक पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर है। राइट, ये मान लो आपका स्पेयर है। स्पेयर क्या होता है, एक 3D शेप होती है। सर्कल आपकी एक सर्कल होता है, सर्कल आपकी 2D शेप होती है, स्पेयर आपकी 3D शेप होती है। राइट, जैसे आपके पास बॉल होती है जिससे आप क्रिकेट खेलने जाते हो। तो एटम एक आपका पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर होता है। जे थॉमसन भाई साहब ने पहला पॉइंट ए बोला कि मतलब एटम एक स्पेयर की तरह है। एटम स्पेयर की शेप का है जिसमें हर जगह पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। मान लो, अज्यूम कर लो, इमेजिन तो इतना कर ही लोगे यार, है ना, कि मान लो पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है, इसमें मान लो इसके अंदर हर जगह पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। अब चाहो तो मैं ऐसे दिखा भी सकता हूं, लेकिन मैं दिखा नहीं रहा हूं एक रीजन करके, क्योंकि मैं अभी इधर इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप एज फील ले लो, इमोशन अंदर रखो कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है। पहली बात इन्होंने बोली कि एटम इज ए पॉजिटिव चार्ज स्पेयर। राइट, उसके बाद इन्होंने बोला कि उस पॉजिटिव चार्ज स्पेयर में इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेंडेड। इलेक्ट्रॉन उसमें इम्बेंडेड है। इम्बेंडेड का मतलब क्या है कि उसमें घुसे हुए हैं। जैसे आपके पास वाटरमेलन होता है, इस मॉडल को इसीलिए वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, तरबूज वाला मॉडल। राइट, देखो आप जैसे तरबूज, गर्मियों में, अभी तो गर्मी का मौसम चल रहे हैं, तो तरबूज वगैरह आप खाते होंगे। हालांकि मुझे बहुत टाइम हो गया खाए को, लगभग 3-4 साल हो गए। चलो आज लेके आएंगे, खाएंगे। अच्छा, जैसे वाटरमेलन होता है, जब उसको आप काटते हो तो उसके अंदर एक रेड कलर का पल्प होता है जो कि बहुत टेस्टी होता है। राइट, तो रेड कलर का पल्प होता है जिसको हम खाते हैं तरबूज के अंदर, राइट, वाटरमेलन के अंदर। और उसमें आपको दिखता है कि ब्लैक कलर के कुछ सीड्स होते हैं, ब्लैक कलर के उसमें बीज होते हैं। तो जो बीज हैं वो पल्प, जो लाल कलर का पल्प है जिसको आप खाते हो, उसके अंदर घुसे हुए होते हैं ना। इसी तरह इन्होंने बोला कि एटम भी एक स्पेयर की तरह है जिसमें पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेंडेड। उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे इम्बेंडेड है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स को मैं दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स मान लो ऐसे इम्बेंडेड है।
ठीक है, ए आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इम्बेंडेड हैं, ए इन्होंने बोला था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इस तरह से इम्बेंडेड होते हैं, उनका कहना यह था कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है जो कि आपको एक स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम दे, स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम का मतलब क्या, बेसिकली आप इतना समझ सकते हो कि स्टेबल एक सिस्टम दे, है ना। अभी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं इतना पता है, अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि हर एक चीज, मतलब हर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस कर रही हो, एक ऐसा सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कुछ ऐसी हो कि वो आपको स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम दे, इनके अनुसार ए था, ठीक बात है। तो फाइनल कंक्लूजन ये दूं तो जे थॉमसन भाई साहब ने क्या बोला था, उसके कुछ पोस्टुलेट लिखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला था। अब मैंने आपको बता दिया जे थॉमसन भाई साहब के अनुसार क्या था कि आपका एटम इज कंसीडर एज ए पॉजिटिव स्पेयर, एटम एक पॉजिटिव स्पेयर की तरह कंसीडर करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेंडेड इन ए पॉजिटिव स्पेयर, ये इन्होंने बोला था, ठीक है। इसका पोस्टुलेट लिख लो जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट ये है एटम is considered as atom is considered as a positive charge sphere, ठीक है। पहला पॉइंट इन्होंने बोला कि एटम को हम कंसीडर कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर है, ठीक बात है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेंडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेंडेड इन द स्पेयर, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस स्पेयर में ऐसे घुसे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेंडेड इन द स्पेयर। अच्छा, तीसरी चीज आप क्या बोल सकते हो इसमें, तीसरी चीज आप ये बोल सकते हो कि इस मॉडल का, अगर मैं तीसरा पॉइंट आपको बोलूं, पहले पॉइंट तो यही है, मतलब एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग पॉइंट है कि इन्होंने इतना ही बोला था कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेंडेड इन, ठीक है, इन्होंने बोला इतना ही था। इस मॉडल का आप तीसरा पॉइंट चाहो तो ये लिख सकते हो कि इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, वाटरमेलन मॉडल। क्यों? क्योंकि ये वाटरमेलन की तरह रिजेंबल करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि तरबूज लाल कलर का होता है, जब उसको काटते हो, तरबूज एक स्पेयर की शेप का होता है, उसको काटते हैं तो लाल कलर का अंदर होता है। लाल कलर को इन्होंने मान लिया, जैसे लाल कलर उसमें हर जगह तरबूज के अंदर फैला होता है, तो उन्होंने उसी को इसके एनालॉजी बताई, जैसे लाल तरबूज के अंदर लाल कलर फैला होता है, इसी तरह इन्होंने बोला कि जैसे तरबूज में लाल पल्प हर जगह फैला होता है, उसी तरह एटम में भी पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला होता है। और जैसे कि तरबूज में बीज होते हैं ब्लैक कलर के, घुसे हुए होते हैं उस आपके रेड कलर के पल्प में, उसी तरह इन्होंने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज के स्पेयर में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कई कई जगह पे घुसे होते हैं जो कि आपको एक स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका पॉइंट ले सकते हो कि इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं और प्लम पडिंग मॉडल भी बोल देते हैं। प्लम पडिंग मॉडल, है ना। प्लम पडिंग मॉडल क्या, जैसे केक होता है ना यार, या प्लम रेसिंग मॉडल भी बोल देते हैं। प्लम पडिंग मॉडल क्या मतलब, जैसे आपका केक होता है, हाँ केक होता है, मान लो एक केक है, केक में मान लो आपने कुछ ऊपर से डाल दिया, किशमिश डाल दी मान लो, है ना, किशमिश डाल दिया, कुछ भी आपने ऐसी कोई चीज डाल दी ऊपर से, ठीक है। किशमिश पता है आपको, आप केक लो, केक के ऊपर हल्की हल्की सी किशमिश डाल दो, तो केक को इन्होंने बोल दिया कि आपका ओ है, स्पेयर है, केक को उसको स्पेयर की तरह कंसीडर कर लिया और किशमिश जो है इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर कर लिया। तो इन दोनों, इसके दो नाम हैं, एक वाटरमेलन मॉडल या प्लम पडिंग मॉडल भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी तरह ही इसका मॉडल कुछ ऐसे ही दिखता था। अच्छा, चौथी बात आप ये लिख सकते हो कि इन्होंने बोला कि एटम इज ए न्यूट्रल, एटम इज ए न्यूट्रल। चौथी बात इन्होंने ये बोली थी कि एटम न्यूट्रल है, कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही एटम में नेगेटिव चार्ज होगा। इन्होंने ये 4 पॉइंट आपको दिए थे, ठीक है। पहली बात इन्होंने क्या बोली, एटम इज कंसीडर्ड एज ए पॉजिटिव चार्ज स्पेयर, ठीक है, एटम को एक पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेंडेड हैं, ठीक है। वाटरमेलन मॉडल या जिसको प्लम पडिंग मॉडल भी बोल देते हैं, एटम इज ए न्यूट्रल। इन्होंने ये बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इन्होंने स्पेयर का साइज वैसे बोला था कि स्पेयर का जो साइज होगा ना, वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा, इतना इसका रेडियस होगा, ठीक है। या इसको 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल देते हैं ना, 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल देते हैं, ठीक है, 10⁻10
मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल देते हैं। तो इस स्पेयर का जो साइज है, इस स्पेयर का जो रेडियस है, उन्होंने बताया कि इतना रेडियस होगा इसका। ठीक बात है, क्लियर है। अच्छा, तो ये है यार आपका जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। दैट्स ऑल अबाउट जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, आगे जाके हालांकि ये मॉडल डिस्कार्ड हो गया था, मतलब गलत प्रूफ हो गया था। कैसे गलत प्रूफ हो गया था? जब रदरफोर्ड भाई साहब आए। अब रदरफोर्ड मॉडल को देखते हैं, फिर पता लगेगा कि यह मॉडल गलत क्यों हुआ था। ठीक है, अच्छा इसके पॉइंट आप लिख लो, इसके पॉइंट आप लिख सकते हो, मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप शुरू करो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो जल्दी। रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिखो, हेडिंग रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको देखते हैं, इसमें मजा आएगा। ठीक है, अच्छे से समझने वाला मेन तो वही है, आज का टॉपिक मेन वही है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्योंकि जे थॉमसन में भाई साहब ने कुछ ज्यादा बताया भी नहीं था। हाँ, शुरुआत इन्होंने की थी, ये बात अलग है। ठीक है, शुरुआत करना ही बहुत टफ काम होता है, तो शुरुआत इन्होंने कर दी थी। अच्छा देखो, लिखो हेडिंग, हेडिंग है आपकी रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम कि क्या बोलता है। देखो, इन्होंने यार एटम्स की मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट कैसी है एटम में, उसको पता करने के लिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलके। इनकी एक अच्छी लैब थी, ये लैब में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करा करते थे। तो अब इनके और इनके कुछ स्टूडेंट्स मिलके एक्सपेरिमेंट करने लग गए कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को देखते हैं कि इसकी अरेंजमेंट कैसे है, और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं क्या होता था। इसमें एक ऐसा सिस्टम होता था, इसका जो ऑपरेटर्स ऐसे होता था कुछ, कि एक ब्लॉक होता था। ध्यान से देखते जाना है ना, बस करते जाएंगे, ध्यान से देखते जाना। अभी पहले मैं एक बार ब्लॉक बना देता हूँ, चीजें बना देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें थी, हमेशा की तरह ना, कोई दिक्कत तो है नहीं अपने को। तो इधर ऐसे कुछ 2 स्लिट लगाई होती थी। अभी सब बताता हूँ कि किस लिए क्या लगाया हुआ है, क्या चीजें हैं, सब देखते हैं अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आपकी एक गोल्ड की फॉयल लगाई होती थी, एक गोल्ड की एक फॉयल होती थी, गोल्ड की एक फॉयल होती थी। इधर आपकी एक स्क्रीन लगाई होती थी बड़ी सी। ठीक है, इधर आपकी एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई होती थी। ठीक है, ठीक दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है? ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक, चलो आप मेरे से अच्छा तो बना ही लेना अपने नोट्स में। ठीक है, तो एक आप कह सकते हो एक स्क्रीन लगाई थी जो कि आपकी है जिंक सल्फाइड की। आई होप आपको ये स्क्रीन याद होगी, हमने पिछले में भी किया हुआ है कैथोड एक्सपेरिमेंट में। स्क्रीन को हमने देखा था कि ये स्क्रीन, जब इस स्क्रीन से कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है तो फ्लोरोसेंस देता है, चमकती है स्क्रीन है, राइट? ये आप देख चुके हो। अच्छा, तो इसमें क्या होता है यार, देखो इस एक्सपेरिमेंट में पूरा ये चीज है इसकी। इस एक्सपेरिमेंट में ऑपरेटर्स होता था आपका। ठीक है, इसको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले की बात क्या होता था, एक ब्लॉक होता था, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा होता था। क्या होता था? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक रखा होता था जो कि आपका अल्फा पार्टिकल को इमिट करता था। अल्फा पार्टिकल आपको पता है, अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम, हीलियम 2 पॉजिटिव आयन, ये आपका अल्फा पार्टिकल होता था। तो इधर ये आपके एक ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव एक सब्सटेंस रखा होता है जो कि लगातार अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता है, मतलब अल्फा पार्टिकल को फेंकता जाता है। इसका काम क्या है? इसको अल्फा पार्टिकल इमीटर भी बोल देते हैं कि लगातार अल्फा पार्टिकल्स देता है। ठीक बात है। अच्छा, ये अल्फा पार्टिकल्स देता है। इधर आपने कुछ स्लिट लगा दी है। स्लिट इसलिए लगाई है कि अगर मान लो स्लिट ना हो, ये एज्यूम करो स्लिट ना हो, तो आपकी अल्फा पार्टिकल हर जगह जाएंगे, हर तरफ निकल जाएंगे। तो ये अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, ये जो आपकी बीम है, मतलब जो आप जो आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं, उसका रास्ते को नैरो कर देते हैं, रास्ते को फोकस कर देते हैं कि तुझे इधर से ही जाना है। समझ रहे हो? जब आपकी स्लिट ना हो, अगर आपकी स्लिट ना हो तो अल्फा पार्टिकल तो कहीं भी जा सकते हैं। अगर मैंने स्लिट लगा दी, फिर अल्फा पार्टिकल के पास जाने के लिए जगह बस यही बची, तो मतलब इसका रास्ता उसने नैरो कर दिया। तो ये स्लिट क्या करते हैं? ये आपका रास्ता नैरो कर देते हैं।
है ना, अल्फा पार्टिकल इधर से निकले, इधर से अल्फा पार्टिकल निकले और इसने रास्ता इसका नैरो कर दिया कि इधर से ही निकलना है तुझे, ऐसे नहीं कि कहीं इधर से चला जा तू, ठीक है। तो स्लिट का काम बस इतना सही है कि उसके पाथ को नैरो कर देता है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल इधर से निकल रहे हैं, इधर आपने ना गोल्ड की थिन फॉयल लगाई है, थिन, बहुत पतली, बहुत पतली, बहुत ज्यादा पतली, जितना पतली जितना थिन आप सोच सकते हो उससे भी थिन, सही बात है, ठीक है। तो एक थिन गोल्ड की फॉयल लगाई होती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करते हैं, इधर से अल्फा पार्टिकल्स आए, अल्फा पार्टिकल्स आए, ऐसे आए, ठीक है। अब इन्होंने इधर से अल्फा पार्टिकल्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, गोल्ड फॉयल पे टकरा रहे हैं, गोल्ड फॉयल पे टकरा रहे हैं। तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व किया, इनके एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशन मिली, उन ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं पहले कि इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया अपने इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक बात है, उसको देखते हैं। पहली बात इन्होंने बोली, इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की। इन्होंने पहली चीज बोली, नियरली 99.9% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। अभी लिख लो, फिर समझाते हैं क्या हो रहा है। दूसरी चीज इन्होंने बोली, चलो एक एक करके समझ लेते हैं। पहली बात इन्होंने बोला, नियरली 99.9% ऑफ अल्फा पार्टिकल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। मतलब इधर से अल्फा पार्टिकल्स आए, इधर से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो इन्होंने बोला कि मैक्सिमम ऑफ अल्फा पार्टिकल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, कि जितने ऐसे अल्फा पार्टिकल आए और ऐसे सीधा आर पार निकल गए, गोल्ड फॉयल से सीधा आर पार आगे निकल गए। पहली बात इन्होंने बोली। अभी हम एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। अभी आप बस देखते जाओ क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। पहली चीज इन्होंने ये बोली। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली, फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली, ठीक है, कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। आगे तीसरा पॉइंट लिखते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। वेरी फ्यू इन्होंने ये भी बोला था कि 1 in 20,000 मतलब कि 20,000 अल्फा पार्टिकल ने, तो उनमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, वेरी फ्यू 1 in 20,000 ऑफ अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक विद एंगल ऑफ 180 डिग्री, विद एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब इसको समझते हैं कि इन्होंने 3 चीजें क्या बोली थी। पहली बात देखो, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, बहुत हाई स्पीड में अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, राइट। अब अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं तो इन्होंने क्या देखा कि इधर ना बहुत सारी चमक आ रही थी। अल्फा पार्टिकल ऐसे ऐसे आ रहे थे, इधर अल्फा पार्टिकल इधर आ रहे थे, ऐसे इधर से आर पार निकल के जाके इधर स्क्रीन पे टकरा रहे थे। मतलब इधर स्क्रीन के इस वाले पोर्शन पे बहुत सारी चमक थी, बहुत ज्यादा चमक थी, बहुत ज्यादा फ्लोरोसेंस थी, है ना, बहुत चमक चमक रहा था अच्छे से, ठीक है। तो बहुत चमक रहा था अच्छे से, तो इससे मतलब हमें पता लगा कि अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं और सीधे ही निकल जा रहे हैं, तो इधर बहुत सारी चमक थी। तो पहली चीज उन्होंने बोली कि नियरली 99.9% ऑफ अल्फा पार्टिकल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड रहते हैं, कि अल्फा पार्टिकल इधर से आए, सीधा सीधा आए और सीधा सीधा ही निकल गए, इस फॉयल से आर पार निकल गए, तो पहले पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कुछ सोच पा रहे हो? कि अल्फा पार्टिकल आए और एक गोल्ड की फॉयल है, इससे आर पार निकल गए। तो इससे क्या एक कंक्लूजन मिल रहा है कि एटम में मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है, एटम में मैक्सिमम स्पेस खाली है। अरे यार, कोई चीज आ रही है, कोई चीज अल्फा पार्टिकल इधर से निकला, इधर पहुंचा, अगर इधर से आर पार हो गया, इसका मतलब एटम जो है, एटम में मैक्सिमम स्पेस खाली है,
तभी तो निकल पाया। अगर एटम भरा होता अंदर से तो कैसे निकल पाता आर पार, राइट। तो पहले इसके पॉइंट से इन्होंने जब ऑब्जर्व किया कि जो अल्फा पार्टिकल भेज रहे थे 99.9% ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे, सीधा आए सीधे ही निकल गए। मतलब पहले पॉइंट से इन्होंने एक कंक्लूजन लिखा कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम, मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। मैं स्मॉल में लिख रहा हूं, आप लिख लेना, भी हम आगे भी लिखेंगे, ठीक है। पहले पॉइंट से आपको मैं कंक्लूजन बता रहा हूं कि पहली ऑब्जर्वेशन से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि 99.9% ऑफ अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब जितने अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उनमें से 99.9% अल्फा पार्टिकल सीधा ही निकल जा रहे हैं। मतलब एटम आपका मोस्ट ऑफ स्पेस एटम में एम्प्टी है, एटम में मैक्सिमम स्पेस खाली, इसी करके वो आर पार निकल पा रहे हैं, राइट। दूसरी ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या बोली कि फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। इन्होंने क्या बोला कि कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो कि ऐसे आए और ऐसे कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। मतलब स्क्रीन पे इधर कहीं रोशनी शो हो रही है, इधर कहीं रोशनी शो हो रही है, चमक दिख रही है, हल्की हल्की चमक इधर भी दिख रही है, इधर तो बहुत ज्यादा दिख रही है, इधर भी हल्की हल्की कहीं चमक दिख रही है कि कुछ अल्फा पार्टिकल थे ऐसे जो कि डिफ्लेक्ट हुए कुछ स्मॉल एंगल से। पहले दूसरी ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये दी। इस दूसरी ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगा, हमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। एक बार सोच के देखो, एक बार सोच के देखो, सामने मानो कि एक बहुत बड़ा सा ट्रक है, एक बहुत बड़ा सा ट्रक है। इस ट्रक ए दिखेगा ना, ए ट्रक दिखेगा, ए मान लो बहुत बड़ा सा ट्रक है। ए आपकी साइकिल है, आप अपनी फटफटिया लेके जा रहे हो, ए आपकी साइकिल है। अब आप साइकिल लेके जा रहे हो कि साइकिल इसे टकराएगी तो क्या ट्रक हिलेगा? नहीं हिलेगा। ट्रक में कोई डिफ्लेक्शन तो नहीं आएगी, ट्रक तो नहीं हिलेगा। अरे यार ट्रक बहुत भारी है, आप साइकिल लेके आ रहे हो धूम मचाले करते, तो आप आ रहे हो तो ट्रक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत कम है, इसका मास बहुत ज्यादा है। लेकिन एक ट्रक आ रहा है, एक ट्रक खड़ा हुआ है, या मान लो एक बड़ी सी कार आ रही है, फॉर्च्यूनर आ रही है, तो फॉर्च्यूनर जब आके इस ट्रक से टकराएगी तब तो ये हिलेगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर का मास ज्यादा है, ठीक है, और अच्छी तगड़ी कार भी है, और ये आपकी इसको हिला देगा, ट्रक को हिला देगा, राइट। तो अगर मैं इसी का एनालॉजी बोलूं समझाने के लिए बस आपको बताया, तो इन्होंने क्या बोला कि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से। अब आपको पता है हीलियम अल्फा पार्टिकल है आपका, तो हीलियम का मास 4 होता है, मतलब एक अच्छा खासा मास है, कंसीडरेबल मास है इसका। अब अगर इसका कुछ कंसीडरेबल मास है, अगर इसका कुछ कंसीडरेबल मास है और अगर ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या? कोई मास अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब आपका ए है कि इधर कुछ एक पहली बात तो अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव साइन है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब कि इधर कोई पॉजिटिव चार्ज की चीज प्रेजेंट है, तभी तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं तो अट्रैक्ट होता। डिफ्लेक्ट हो रहा है कि ऐसे आके ऐसे चला जा रहा है, तो मतलब रिपल्सन लग रही है। तो मतलब इस सेकंड पॉइंट से ये पता लगा कि एटम में कोई एक हैवी मास का पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, हैवी मास वाला पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है एटम में। सेकंड ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा, क्योंकि हैवी मास वाला पॉजिटिव चार्ज अगर प्रेजेंट नहीं होता तो एक चीज होती ना, एक चीज हो रही है कि फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्मॉल एंगल से, तो मतलब अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक हैवी मास प्रेजेंट भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का अच्छा मास है। अब इसको डिफ्लेक्ट करना है, जैसे ट्रक और उसकी एग्जांपल दी थी कि ट्रक को फॉर्च्यूनर ही डिफ्लेक्ट कर पाएगी, साइकिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक सामने वाली चीज को डिफ्लेक्ट करने के लिए अच्छा मास होना भी चाहिए आपके पास। तो अगर आपका अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब इधर कुछ एक कंसीडरेबल एक हैवी मास वाली चीज प्रेजेंट होगी, है ना। और उस हैवी मास वाली चीज का चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तभी तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब रिपल्शन लग रही है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज भी इसका प्रेजेंट है। तो सेकंड पॉइंट से ये पता लगा कि एटम में एक हैवी मास वाला पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। दूसरे पॉइंट से एक कंक्लूजन निकला, ठीक है, कि हैवी मास वाला, आप लिख सकते हो हैवी मास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, ठीक है। या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। हैवी मास वाला पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस सेकंड पॉइंट से कंक्लूड हुआ।
थर्ड ऑब्जर्वेशन जो इनकी आई कि वेरी फ्यू 1 in 20,000 कि 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि बाउंस बैक हो गया विद एंगल ऑफ 180 डिग्री। मतलब ए अल्फा पार्टिकल आए, 20,000 अल्फा पार्टिकल गए, तो उन 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि इधर गया, इधर गोल्ड की फॉइल से टकराया, ऐसे गया, गोल्ड की फॉइल से टकराया और वापस आ गया, बाउंस बैक हो गया 180 डिग्री से। इधर से ऐसे गया था, इधर से ऐसे गया था और इधर से ही ऐसे वापस आ गया, ऐसे गया, थप्पड़ खाया, वापस आ गया, बाउंस बैक हो गया। बाउंस बैक हो गया मतलब क्या? इसके तीसरे पॉइंट से फिर इनकी जो तीसरी ऑब्जर्वेशन थी, इससे क्या कंक्लूजन निकला? इनकी तीसरी ऑब्जर्वेशन से एक कंक्लूजन निकला, देखो 20,000 इन्होंने भेजे थे, उसमें से एक ही आया, तो इन्होंने इससे एक कंक्लूजन निकला, मतलब आप 20,000 भेज रहे हो, उनमें से मैक्सिमम आर पार निकल जा रहे हैं, लेकिन एक कोई ऐसा है जो कि बाउंस बैक हो जा रहा है। तो उससे इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि एटम में कुछ बहुत ही छोटी सी स्पेस में, एक बहुत ही छोटी सी स्पेस में कुछ, जो आपका जो सेकंड पॉइंट से पता लग गया था आपको कि एटम में पॉजिटिव चार्ज, एटम में एक हैवी पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल है, ये आपको पता लग गया था। सेकंड पॉइंट से आपको ये पता लग गया था कि एटम में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, हैवी मास वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। इसके तीसरे पॉइंट से पता लगा कि जो हैवी मास वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था ना, वो बहुत ही छोटे से रीजन पे लाई करता है, बहुत ही छोटा, उसका जो वॉल्यूम है बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। ये क्यों पता लगा? क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हो रहा था 180 डिग्री से आउट ऑफ 20,000, मतलब अल्फा पार्टिकल से बहुत भेजे, सब मैक्सिमम निकल गए, लेकिन कोई एक अल्फा पार्टिकल, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि आया, टकरा के वापस आ गया। मतलब वो किससे टकराया होगा? कोई इधर कोई एक पॉजिटिव चार्ज वाली चीज रखी होगी, उससे टकरा के, उससे हेड ऑन हेड कोलिजन हुई होगी, ऐसे टकराया खट से और वापस आ गया। तो इसके तीसरे पॉइंट से पता लगा कि 20,000 हमने भेजे, उनमें से एक ही आया, मतलब मैक्सिमम तो निकल गए, एक आया, मतलब अल्फा पार्टिकल जो है, मतलब जो आपका पॉजिटिव चार्ज है बहुत स्मॉल रीजन में ही लाई करता है, उसका वॉल्यूम बहुत छोटा है, जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है उसका वॉल्यूम बहुत छोटा है। इसके थर्ड पॉइंट से ये पता लग गया था कि दिस पॉजिटिव चार्ज, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि दिस पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल, इधर लिख रहा हूं, वेरी स्मॉल रीजन, या वॉल्यूम आप बोल सकते हो, वेरी स्मॉल रीजन, ठीक है, रीजन बहुत छोटी सी जगह पे है, बहुत छोटी सी जगह पे, ठीक है। तो तीन इनको इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी। पहली ऑब्जर्वेशन दी थी कि 99.9% ऑफ अल्फा पार्टिकल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, कि जितने अल्फा पार्टिकल आ रहे थे मैक्सिमम अनडिफ्लेक्टेड हो गए, आर पार निकल गए इससे। तो उससे आपका कंक्लूजन निकला कि मैक्सिमम जो एटम की स्पेस है वो खाली है, क्योंकि तभी वो आर पार निकल पाएंगे। तो पहली चीज से निकल गया कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। पहली ऑब्जर्वेशन से इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। दूसरी इन्होंने बोला कि फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए थे स्मॉल एंगल से। अब अल्फा पार्टिकल एक कंसीडरेबल मास वाली चीज है, उसको अगर डिफ्लेक्ट करना है तो एक उसको डिफ्लेक्ट वही चीज कर पाएगी जिसमें जिसका खुद का एक हैवी मास हो, और अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मतलब जो आपका चार्ज प्रेजेंट है, जो मास प्रेजेंट है, जो हैवी मास प्रेजेंट है, जो कि अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका चार्ज भी कैसा होगा, उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो सेकंड पॉइंट से आपको ये पता लगा था कि एक हैवी मास वाला पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है आपका एटम में। तीसरी चीज से पता लगा, इन्होंने बोला, तीसरी ऑब्जर्वेशन थी कि वेरी फ्यू, मतलब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि बाउंस बैक हो गया एंगल ऑफ 180 डिग्री से, कि ऐसे गया, ऐसे ही 180 डिग्री से वापस आ गया, ऐसे गया, फट से वापस आ गया। उससे आपको ये पता लगा कि 20,000 आपने भेजे, उनमें से मैक्सिमम आपके आर पार निकल गए, एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक किया। उससे आपको ये पता लगा कि मैक्सिमम स्पेस तो एटम में खाली है, लेकिन एक छोटी सी जगह कुछ एटम में ऐसी है जहां आपका पूरा और पॉजिटिव हैवी मास प्रेजेंट है, और पूरा पॉजिटिव हैवी मास आपका उस छोटी सी जगह में प्रेजेंट है। तो तीसरे पॉइंट से आपको ये पता लगा कि जो पॉजिटिव चार्ज आपका था वो ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल रीजन, उसने बहुत ही छोटे से रीजन में ऑक्यूपाई किया हुआ है, बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में अपने आप को रखा हुआ है। तीसरा पॉइंट आपको ये मिला था। तो ये रदरफोर्ड का यार स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने ऐसे रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इनके अकॉर्डिंग इस एक्सपेरिमेंट से इनका फाइनल कंक्लूजन ये निकला था कि एटम में
एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है बहुत एक छोटे से रीजन में। एटम में पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड है बहुत ही एक छोटे से रीजन में। इन्होंने ए बोला था, इनका फाइनल कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट से निकला था। एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, ठीक है, कि 99.9% ऑफ पार्टिकल आर पार निकल जा रहे थे। उससे पता लगा कि मैक्सिमम स्पेस एटम में खाली है। कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो डिफ्लेक्ट हो रहे थे मतलब ये हमें पता लग गया कि अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने के लिए कंसीडरेबल मास होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है। तो सेकंड पॉइंट से हमें पता लग गया था कि हैवी मास वाला पॉजिटिव चार्ज कुछ एटम में प्रेजेंट है। तीसरे पॉइंट से हमें पता लग गया था कि जो आपका जो हैवी मास वाला पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटे से रीजन को ऑक्यूपाई करता है। ये आपका अल्फा पार्टिकल, आपका रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। अब उसके बाद जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने कुछ अपना एटॉमिक मॉडल बनाया। उसके हम पोस्टुलेट लिख लेते हैं कि पोस्टुलेट क्या थे, राइट। इसको आप लिख लो। इसके कुछ आपको अगर लिखनी है, इसकी ऑब्जर्वेशन ए थी, इससे कंक्लूजन आपके ए निकले थे, वो मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। इसके लिखें, इसका पोस्टुलेट लिखते हैं कि इन्होंने फाइनली पोस्टुलेट्स आपको क्या दिए, इनके मेन फीचर एटॉमिक मॉडल के। इस एक्सपेरिमेंट को कराने के बाद जो इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था उसके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे या मेन फीचर्स क्या थे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, ठीक है, चलो लिख लो, हेडिंग डाल लो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद फाइनली इन्होंने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था कि मेरे अकॉर्डिंग एटम में ऐसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट होती है। उसको अब हम देखते हैं कि कैसे क्या इन्होंने बोला था। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में बोला था वही इनके फीचर बन गए थे आगे जाके, है ना। जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी उसी को यूज करके इन्होंने अपना मॉडल बना दिया था। तो हम देखते हैं कि इनका मॉडल क्या था, ठीक है। आप लगभग देख चुके हो कि इसका मॉडल क्या था, ठीक है। अब बस हमें इसके पोस्टुलेट एक बार लिख देते हैं, ठीक है, बात खत्म करते हैं। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल लिखो, हेडिंग डाल ली होगी आपने, आई होप। इनका पहला पोस्टुलेट ये था, इनका पहला पोस्टुलेट ये था, मोस्ट ऑफ स्पेस in an atom is empty कि एटम में मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है, एटम में मैक्सिमम स्पेस खाली है। तो इनकी पहली ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आ रहे थे वो आर पार निकल जा रहे थे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर पार निकल जा रहे थे, तो उसे पता लग गया था कि एटम में मैक्सिमम स्पेस खाली है। और जे थॉमसन भाई साहब ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि एटम इज ए कंसीडर एज ए पॉजिटिव चार्ज पेयर, कि एटम में हर जगह पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। तो बात तो गलत हो गई। जे थॉमसन भाई साहब ने बोला था जो एटम में पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है, तो रदरफोर्ड भाई साहब ने बोला थॉमसन भाई साहब से कि अच्छा, अगर आप ये बोल रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज एटम में अगर हर जगह फैला हुआ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं अल्फा पार्टिकल को भेज रहा हूं सबके सब आर पार निकल जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर अगर पॉजिटिव चार्ज अगर हर जगह फैला होता तो हीलियम पे तो आपका पॉजिटिव चार्ज है ही अल्फा पार्टिकल पे, ठीक है। तो आपका अगर पॉजिटिव चार्ज हर जगह इधर फैला होता तो ये आर पार कैसे निकल पाता है, रिपल्शन होने लग जाती ना, तो आर पार निकल ही ना पाते। तो वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाए थे, इस करके वो मॉडल आपका डिस्कार्ड हो गया था, इस करके वो मॉडल आपका डिस्कार्ड हो गया था, ठीक है। तो इन्होंने पहली चीज बोली थी, मोस्ट ऑफ स्पेस इन एन एटम, मोस्ट ऑफ स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, इन एन एटम, इन एन एटम इज एम्प्टी, खाली है, मैक्सिमम स्पेस एटम में खाली है। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली, इन एन एटम, इन एन एटम most of mass and positive charge is concentrated in a very small region, in a very small region known as nucleus, इधर से इन्होंने इसको नाम दिया न्यूक्लियस का, कि एटम में जो मोस्ट ऑफ मास है
मोस्ट ऑफ मास और पॉजिटिव चार्ज जो एटम में है वो कंसंट्रेटेड है बहुत ही एक छोटे से रीजन में, और उस छोटे से रीजन का नाम दिया गया न्यूक्लियस। उस छोटे से रीजन का नाम दिया गया न्यूक्लियस। ठीक बात है। तो इनके अकॉर्डिंग अब हम इन्हें बना सकते हैं चाहे तो कि ऐसे हो रहा था कि इनके अकॉर्डिंग एटम है, एटम आपका एक ऐसा है, ठीक है, स्पेयर की तरह ही है एटम अभी भी, ठीक है। ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट माना गया है कि आपके ऑर्बिट्स हैं, इसको इन्होंने क्या माना था, ऑर्बिट है आपके, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, बहुत स्मॉल से रीजन में इधर है, बाकी एटम में जो बाकी स्पेस है खाली है। थॉमसन भाई साहब ने क्या बोला था कि इधर पॉजिटिव चार्ज है हर जगह, ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद एक कंक्लूजन निकल गया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटे से रीजन में लाई करता है, और ये पूरा मैक्सिमम मास इस छोटे से रीजन में ही लाई करता है, और इस छोटे से रीजन में ही आपका पूरा पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करके रखता है। और इस चीज को नाम दिया इन्होंने, इस चीज को नाम दिया न्यूक्लियस। और ये कंसीडर किया जाता है, सपोज किया जाता है कि न्यूक्लियस आपका एटम के सेंटर में ही होगा, ठीक है। ये इन्होंने सपोज किया था। अच्छा, ठीक बात है। ये इन्होंने बोल दिया था कि इन एन एटम मोस्ट ऑफ मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन नोन एज ए न्यूक्लियस। उसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। अच्छा, ठीक है, आगे बात करें। उसके बाद इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स, या आप ये बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज, या चलो ठीक है, लिख लो और अच्छे से लिख लेते हैं। नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स revolved around the nucleus with very high speed in a circular motion या circular path। इन्होंने ये चीज बोली इनके अनुसार कि ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सर्कुलर पाथ में बहुत तेजी से ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने डिस्कवर कर लिया था कि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके अनुसार इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत ही हाई स्पीड में न्यूक्लियस के आले दुआले घूम रहे हैं एक पाथ पे, राइट। उसको नाम दिया उन्होंने ऑर्बिट का, ठीक है। तो इनके अनुसार नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्ड अराउंड अ न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। अच्छा, कैसे कंक्लूड इन्होंने किया होगा कि ये सर्कुलर पाथ में ही घूम रहे हैं? कैसे सोचा, कैसे होगा इन्होंने कि गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे नहीं घूम रहे हैं, टेढ़ा नहीं घूम रहे हैं, या सीधा आ नहीं रहे? कैसे इन्होंने सोचा होगा? सोच के देखो, सोचो जरा क्या हो रहा है। देखो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन है, इधर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर है ना, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता है, अभी आपको मान लो कूलम्स लॉ नहीं आता है, मान लो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं निकालना आता है, मैं मान ले रहा हूँ, चलो ठीक है, क्योंकि 12th का पार्ट है, और मे भी आपको आता भी हो तब भी कोई बात नहीं है, आता हो ना आता हो एक बात है, ठीक है। इधर आपका पॉजिटिव चार्ज है, इधर आपका नेगेटिव चार्ज है ना। इसको मैं अभी के लिए मान लो ऐसे दिखा दूं, ऐसे दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको हजम हो रहा है ना, ठीक है। मान लो आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ। तो अगर ये इसको ऐसे खींचता, अगर ये ऐसे इसको खींचता, तो ऐसे होता कि इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस के अंदर ही घुस गया, इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस के अंदर ही घुस गया और एटम को खत्म कर दिया। अरे यार, ये पॉजिटिव चार्ज था, इधर से इलेक्ट्रॉन अगर आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलके न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को, और एटम खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो इन दोनों में एक इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इधर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बोल देते हैं। अच्छा,
तो अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये नीचे तो आ नहीं रहे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इधर इसमें आके अट्रैक्ट होकर खींच के इसके पास आता तो एटम आपका खत्म हो जाता। लेकिन एटम आपका स्टेबल चीज है, खत्म तो होती नहीं है, हम सब एटम से मिलके बने हैं। अगर एटम स्टेबल ना होता तो हम लोग भी स्टेबल ना होते, राइट। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है, जो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इसका यूटिलाइज कैसे हो रहा है, ये चीज को यूज कैसे कर रहे हैं? ये सेम चीज वैसे ही यूज हो रही है जैसे आपकी सोलर सिस्टम में होता है। जैसे हमारी धरती है, हमारी अर्थ है, अर्थ आपको पता है कि सूरज के आले दुआले घूमती है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड ए सन, ये आपको पता है। अब आपको पता है कि सूरज जो है, सन जो है, वो अर्थ को खींचता है। सूरज और अर्थ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा है तो इतना आपको पता है कि एक आपका सन है, ये आपकी अर्थ है, सूरज और आपकी अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इतना तो आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि धरती जो है, सूरज, इन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ऐसा तो नहीं है कि अर्थ जो है आपकी वो खींचती हुई जाके सूरज में आके गिर गई, ऐसा तो नहीं होता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी यूज कहां हो रही है? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो आपकी जो धरती है सूरज के तरफ खींची तो नहीं जा रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में थी उसका यूज कैसे हो रहा है? वो यूज हो रहा है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यूज हो रहा है उस अर्थ को अपनी सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए। देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके घूम रहे हैं, ये हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। वेलोसिटी, यार देखो थोड़ा सा फिजिक्स है, ठीक है, मैं थोड़ा फिजिक्स का भी टीचर हूं तो मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। देखो, वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसकी डायरेक्शन भी हो, मतलब अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, है ना। जैसे अभी हम जा रहे हैं, जैसे अभी मेरी मान लो 20 किलोमीटर की रफ्तार है मेरी, मैं 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा हूं, ठीक है, तो मेरी 20 किलोमीटर की स्पीड है, ठीक है, 20 किलोमीटर की स्पीड से मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, ठीक है, तो मेरी स्पीड है। अगर मुझे लेकिन वेलोसिटी बोलना है तो मैं ये बोलूंगा कि मैं 20 किलोमीटर की रफ्तार से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा हूं। मतलब वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी बताना होता है कि मैं 20 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा हूं, एट द सेम टाइम आपको डायरेक्शन भी बतानी होती है कि मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा हूं, मैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं। जब मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करूंगा, जैसे मैं ऐसे आ रहा था, मैं 20 किलोमीटर की रफ्तार से ऐसे आ रहा था, ठीक है, तो मेरी स्पीड 20 किलोमीटर ही थी। अब मैं टर्न ले लिया, मैं अभी भी 20 किलोमीटर रफ्तार से ही जा रहा हूं, लेकिन अब मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी। जो जब मैं डायरेक्शन अपनी चेंज करूंगा तो मेरी वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। लेकिन मेरी स्पीड अभी भी 20 किलोमीटर ही है, तो स्पीड चेंज नहीं होती डायरेक्शन से, लेकिन वेलोसिटी आपकी डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो जाती है। इतना आप याद रख सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और वो चेंज होती है डायरेक्शन से। अब देखो, आपका अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मान लो इसकी स्पीड कुछ v होगी। अब इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा, मान लो इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो इसकी स्पीड इधर नीचे को होगी, और जब इलेक्ट्रॉन आपका इधर होगा तब ये इधर को जाएगा, ऐसे घूमेगा ना, ऐसे ऐसे करके घूमेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ऐसे होगा, तो ऐसी इसकी स्पीड इधर होगी, मतलब वेलोसिटी इधर होगी। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर थी, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, फिर वेलोसिटी की इधर, फिर वेलोसिटी की इधर, मतलब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है तो आपके देखो कहां लिखे, एक बार थोड़ा साफ करके लिखते हैं। अच्छा देखो, थोड़ा सा समझो बस, ठीक है, कि कैसे इन्होंने कंक्लूड किया था कि ये चीज कैसे आई थी। इधर से थिंकिंग डेवलप करोगे तभी जेईई एडवांस जैसी चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। अब मतलब इसके कारण आपकी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज ऑफ वेलोसिटी ही आपका होता है एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है आपका एक्सेलरेशन। में भी आपने काइनेमैटिक्स में अभी तक पढ़ लिया हो, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन है तो मतलब फोर्स भी होगी, एक्सेलरेशन होने से फोर्स होती है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी का चेंज इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स होगी। तो ए फोर्स है। अब ए जो फोर्स है आपकी, जो सर्कुलर पाथ में इसको घुमा रही है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स? वो फोर्स जो किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि एक बहुत छोटी सी एक बच्चों वाली एग्जांपल ली जाती है कि आप जैसे मार्कर है आपका, इस मार्कर में मैं धागा अगर बांध दूं और इस धागे को मैं ऐसे करके घुमाऊं मार्कर में बांध के, तो आपको पता है कि आप फोर्स लगा रहे हो। आपने इसको बांध दिया,
ठीक है, इसको बांध दिया धागे से, अब इसको आप घुमा रहे हो, आपने फोर्स लगाई और वो फोर्स से वो आपका सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, मार्कर आपका सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस केस में है ना, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। मतलब वो फोर्स जो किसी चीज को सर्कुलर पाथ में घुमाए उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक बात है। अच्छा ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब होता क्या है, जो आपके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में आपका न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो एक्चुअल में यूज हो रही होती है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो यूज हो रही होती है इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए। जैसे कि आपका सोलर सिस्टम में भी होता है कि सूरज के आले द्वारा आपकी धरती घूमती है, सूरज और धरती में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण धरती आपकी सूर्य के आले दुआले आपकी घूमती है, राइट। तो जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी आपकी सूरज और अर्थ के बीच में, उसी का हम यूज करते हैं, उसी का अर्थ यूज करती है सूरज के आले दुआले अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए। इसीलिए इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें सोलर सिस्टम की तरह ही काम हो रहा होता है कि जैसे आपका मान लो सूरज है और इलेक्ट्रॉन आपकी मान लो धरती है, तो इलेक्ट्रॉन आपका सूरज के आले दुआले घूम रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही एनालॉजी है जैसे सोलर सिस्टम में होती है, इसलिए इसको सोलर सिस्टम मॉडल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस केस में बस यही होता है कि जो आपके बीच में इधर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती थी, वो एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करती थी। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करती थी। ठीक है, तो इस आप ये भी बोल सकते हो कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में एक कंक्लूजन आया था कि जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो यूज हो रही है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम कर रही है। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन थी वो यूज हो रही है उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए, तो ऐसे इन्होंने कंक्लूजन निकाला था, राइट। क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यूज ना हो रही होती फिर तो इलेक्ट्रॉन आपके इसमें एटम में इस प्रोटॉन न्यूक्लियस में आके गिर जाता और एटम आपका अनस्टेबल हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, एक कंक्लूजन इन्होंने निकाला था। ठीक है, चौथा कंक्लूजन आप ये बोल सकते हो कि एटम इज ए न्यूट्रल। इन्होंने भी ये बोला कि एटम इज ए न्यूट्रल, कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा आपका न्यूक्लियस पे, उतने ही आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि आपके एटम को न्यूट्रल कर दे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, क्योंकि न्यूक्लियस में तो आपके प्रोटॉन ही होंगे ना, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज जो है उसको प्रोटॉन ही हम बोलते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के होगा, इन्होंने ये भी बोला था। ठीक है, तो ये इनके 4 पोस्टुलेट आए थे कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, इन एटम मोस्ट ऑफ मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन नोन एज अ न्यूक्लियस, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, एटम इज न्यूट्रल। ये 4 इन्होंने कंक्लूजन दिए थे। ठीक है, और हमने थोड़ा बहुत डायनामिक के अकॉर्डिंग भी देख लिया कि इसके बिहाइंड फिजिक्स क्या थी, कि इन्होंने कैसे कंक्लूड किया कि सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, वो भी हमने देख लिया कि इन्होंने ऐसे बताया था कि सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट हैं, या आप फीचर बोल सकते हो कि इस एटॉमिक मॉडल के फीचर्स क्या थे, उन्होंने क्या क्या चीजें बताई थी। ठीक बात है, तो ये आपका रदरफोर्ड मॉडल हो गया। इसका आगे हम एक कर लेते हैं, हेडिंग डाल सकते हो आप, इसकी लास्ट चीज देखते हैं, डाल सकते हो इसमें आप ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक मतलब इसमें लिमिटेशन क्या थी आगे जाके, क्योंकि ये भी मतलब डिस्कार्ड हो गया था, ये भी आगे जाके डिस्कार्ड हो गया था। क्यों डिस्कार्ड हो गया था इसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आए थे आगे बोहर भाई साहब, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आइंस्टाइन भाई साहब को भी, जो आज हमारे इस सदी के सबसे ग्रेट साइंटिस्ट कहे जाते हैं, उनको चैलेंज किया था, बोहर्स भाई साहब। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल देखेंगे, हालांकि बहुत सीधा हम बोहर्स मॉडल में कूद नहीं जाएंगे, काफी लोग सीधा बोहर मॉडल में कूद जाते हैं रदरफोर्ड मॉडल के कराने के बाद, लेकिन मैं पहले आपके 2-3 अच्छे लेक्चर और लूंगा कि आपके कंसेप्ट इन डेप्थ और बन जाए रदरफोर्ड मॉडल और बोहर्स मॉडल में जाने से पहले, फिर बोहर मॉडल को एडवांस लेवल तक करने में मजा आएगा। ठीक है, तो बोहर मॉडल आने में 1-2 लेक्चर अभी और लगेंगे। ठीक है, उससे पहले आपके और अच्छे बेसिक कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल कर देंगे, फिर हम बोहर मॉडल में जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। ठीक है, अच्छा लिखो हेडिंग, ड्रॉबैक ऑफ
ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल, इसके ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है, बेसिकली बात है ना, इसमें कमियां क्या आ गई थी। पहली कमी, इट कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इट कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन भाई साहब ने एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि इधर से, क्योंकि मैक्सवेल भाई साहब आए थे, एक नवे साइंटिस्ट आए थे जिनकी थ्योरी थी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इन्होंने इनको चैलेंज किया था, मैक्सवेल भाई साहब ने इनको चैलेंज किया था, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, हालांकि मैं आपको आगे भी एक बार कराऊंगा इसी चैप्टर में। ठीक है, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इस थ्योरी मैक्सवेल भाई साहब ने बोला था कि एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल always emit radiations and lose their energy। मैक्सवेल भाई साहब ने एक थ्योरी दी थी जिसका फाइनल कंक्लूजन ये था कि कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा, कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन कर रहा है तो हमेशा रेडिएशन को इमिट करता है, तो अपनी रेडिएशन को हर जगह इमिट करता है और रेडिएशन को इमिट करता है और अपनी एनर्जी को लॉस करता है। ये मैक्सवेल की थ्योरी थी। ठीक है, अब रदरफोर्ड भाई साहब के अकॉर्डिंग, अब ये चीज सारी फॉलो भी हो रही है। देखो इसमें जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, तो मतलब इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन है। हाँ, अब कंक्लूजन हो रहा है ना डायनेमिक, इसीलिए मैंने बताया था। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि वो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, तो आपका इलेक्ट्रॉन में अब चार्ज भी है। ठीक है, तो पूरी बात क्लियर हो रही है। देखो पूरी बात उसी को एनालॉग कर दी है, एक्सेलरेशन हो रही है चार्ज पार्टिकल की, तो चार्ज पार्टिकल था, इसकी एक्सेलरेशन हो रही है, तो चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन हो रही है। हाँ चीज ठीक है, तो अब मैक्सवेल भाई साहब ने बोला कि कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा तो हमेशा वो इमिट करता है रेडिएशन को, लॉस करता है एनर्जी को, हमेशा इमिट करता है रेडिएशन को, लॉस करता है एनर्जी को। तो इलेक्ट्रॉन आपका एक चार्ज पार्टिकल और इसमें एक्सेलरेशन भी है, तो मतलब ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी को लॉस करेगा। मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी को लॉस करेगा, तो मतलब अब आपका ये पॉजिटिव चार्ज का, आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इधर प्रेजेंट है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में था, ये आपका ऐसे सर्कुलर पाथ में था। ठीक है, ये आपका ऐसा सर्कुलर पाथ में था। अब अगर अब एक्सेलरेशन कर रहा है तो मतलब एनर्जी को लॉस कर रहा है, एनर्जी को लॉस कर रहा है तो अपना रेडियस छोटा करता जाएगा ना। देखो कुछ ऐसा होगा क्या, पहले एक बार बना देता हूं मैं, क्या कुछ ऐसा होगा, एक सेकंड, एक बना देते हैं पहले, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो क्या कुछ ऐसा होगा क्या कि जो आपका इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पेयर में घूम रहा था, ऐसे स्पेयर में घूम रहा था एक। ठीक है, अब एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन में, चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन है, और मैक्सवेल भाई साहब ने बोला था कि रेडिएशन इमिट करता है, रेडिएशन इमिट करता है जब कोई पार्टिकल एक्सेलरेशन कर रहा हो, चार्ज पार्टिकल। तो ये चार्ज पार्टिकल था, इसमें एक्सेलरेशन भी थी, इस करके एक्सेलरेट करेगा तो मतलब एनर्जी को लॉस करेगा। अब एनर्जी को लॉस करेगा तो पहले इसका रेडियस मान लो इतना था, अब वो एनर्जी लॉस करेगा तो उसका रेडियस छोटा होगा, है ना यार। जैसे जैसे वो एनर्जी लॉस करेगा वैसे वैसे चक्कर अपना जो रेडियस है जिसमें वो घूम रहा है, जिस ऑर्बिट में, उसका रेडियस छोटा होता जाएगा ना, क्योंकि उसमें एनर्जी कम होते जाएगी, तो एनर्जी कम होगी तो छोटा चक्कर लगाएगा। अब जैसे आप में अगर आप रनिंग करने जाते हो, अगर आप में एनर्जी कम रह जाती है तो आप एक छोटा सी चक्कर लगाते हो, बड़ा चक्कर थोड़ा लगाने जाते हो कि 10 किलोमीटर का चक्कर एक राउंड लगा देता हूँ। जो आप में एनर्जी के अकॉर्डिंग देखते हो, आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो आप बड़ा एक राउंड लगाते हो, एनर्जी अगर आप में कम बची होती है तो आप एक छोटा सा रनिंग में राउंड लगा लेते हो। इसी तरह सेम इसमें भी है, जैसे जैसे आपकी एनर्जी कम होगी इसका रेडियस कम होते जाएगा, मतलब एक स्पाइरल पाथ बनता जाएगा जलेबी की तरह, और ऐसे रेडियस एनर्जी लॉस हुई, लॉस होती जा रही है, और लॉस हुई और रेडियस छोटा हुआ, और एनर्जी लॉस हुई और रेडियस छोटा हुआ, ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन आपका इस न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और एटम आपका खत्म हो जाएगा, और एटम आपका खत्म हो जाएगा।
तो मैक्सवेल भाई साहब ने इनको चैलेंज किया था कि मेरे अकॉर्डिंग, कि इन्होंने प्रूफ दिया कि मेरे अकॉर्डिंग कोई एक्साइटेड चार्ज पार्टिकल है और इमिट करता रेडिएशन को, लॉस करता एनर्जी को, तो तुम्हारा जो चार्ज पार्टिकल, अगर मैं तुम्हारी थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलूं, जो तुमने बोला है उस अकॉर्डिंग, तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन है उसमें, तो रदरफोर्ड भाई साहब ने बोला हाँ ठीक बात है। तो उन्होंने बोला कि एक्सेलरेशन है, तो जब जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे एनर्जी लॉस करेगा, तो ये आपका इसके अंदर चला जाएगा। फिर अब रदरफोर्ड भाई साहब चुप हो गए कि अब बताओ। उन्होंने बोला कि बताओ इसका क्या जवाब दोगे तुम, तो इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर चला गया। तो रदरफोर्ड भाई साहब उसका कोई जवाब नहीं दे पाए कि मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये था कि इलेक्ट्रॉन आपका कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है और लॉस करता है रेडिएशन को और इमिट करता रेडिएशन को, लॉस करता है एनर्जी को। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन कर रहा था, तो ये आपकी रेडिएशन को इमिट करेगा, मतलब एनर्जी को लॉस करेगा, और एक टाइम आएगा ऐसा रेडियस का छोटा होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर ही चला जाएगा, जो कि ऐसा होता नहीं है, आपका एटम स्टेबल है। तो इन्होंने मैक्सवेल भाई साहब ने जो चैलेंज किया था उसका जवाब नहीं दे पाए थे, मतलब एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बता नहीं पाए थे कि एटम स्टेबल क्यों है। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो एटम, इन्होंने जो अपनी थ्योरी मॉडल दिया था, जो पोस्टुलेट दिए थे, उसके अकॉर्डिंग तो आपका एटम अनस्टेबल है, क्योंकि कोई एक्साइटेड चार्ज पार्टिकल है तो लॉस करेगा एनर्जी को, तो मतलब इलेक्ट्रॉन आके आपका न्यूक्लियस के अंदर ही घुस जाएगा। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। ठीक है, तो पहला इसका ड्रॉबैक ए है कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। ठीक है, पहली चीज ये है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज वैसे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। ठीक है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन तब भी आपको, क्योंकि आगे वाले लेक्चर में आएगी वो चीज। इट कांट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। स्पेक्ट्रम वैसे आपको पता होगा, है ना? स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे आपका विबग्योर होता है ना, विबग्योर आपका जैसे इंद्रधनुष बनता है ना, रेनबो बनता है, उसमें 7 कलर होते हैं विबग्योर। ठीक है, आपकी व्हाइट कलर की लाइट एक्चुअल में 7 कलर से मिलकर बनी होती है, राइट? तो विबग्योर होता है। तो अब कैसे इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, मतलब जैसे आपको अभी के लिए मैं अगर बताऊं, वैसे मैं आपको स्पेक्ट्रम डिटेल में कराऊंगा, अभी के लिए एक जनरली बताऊं। जैसे मान लो इधर आपकी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसमें डाली हुई है। इधर से मान लो मैंने कुछ रेडिएशन, इधर से मैंने लाइट भेजी, इधर से मैंने कुछ लाइट भेजी, तो इधर स्पेक्ट्रम अगर देखा गया जाओ, तो इधर देखा गया, मान लो इधर रेड कलर आया, ठीक है, इधर रेड कलर दिखा, ब्लू कलर दिखा, और मान लो ग्रीन कलर दिखा। ये 3 कलर इसमें दिखे। लेकिन जब आपने मान लो इसको, गैस को चेंज किया, मान लो आपने ऑक्सीजन लिया, जब ऑक्सीजन लिया, अब ऑक्सीजन गैस लिया, तो हमारा क्या कर, अब मान लो ऑक्सीजन गैस लिया, तो कलर आपको क्या दिख रहा है? मान लो पर्पल दिख रहा है, ठीक है, पर्पल दिख रहा है, पिंक दिख रहा है मान लो, ठीक है, या कुछ और दिख रहा है, येलो दिख रहा है। तो ऐसे अलग कलर दिख रहे हैं। जब आप गैस को चेंज करो तो आपको अलग कलर से दिख रहे हैं। तो जब गैस को या एटम को अलग अलग हम कर दे रहे हैं, एटम को अगर हम चेंज कर दे रहे हैं, तो आपको अलग अलग कलर शो हो रहे हैं स्पेक्ट्रम में। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि अलग अलग एटम अलग अलग कलर क्यों शो कर रहे हैं स्पेक्ट्रम में। ठीक है, इसकी उनके पास एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं थी। तो इट कांट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ए इसके 2 ड्रॉबैक थे। इन भाई साहब के 2 ड्रॉबैक ए थे कि पहले एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दूसरा स्पेक्ट्रम ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हालांकि स्पेक्ट्रम को मैं आपको डिटेल में और कराऊंगा, राइट? अभी तो जस्ट मैंने एक बताया है, छोटा सा एक ओवरव्यू दिया है। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा, तो ये इसके ड्रॉबैक थे। तो इधर से यार आपका जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल खत्म हो गया। 2 मिनट और देख लो। एक चीज आपको और बतानी है, क्लोजेस्ट अप्रोच। कभी कभी जेई एडवांस में क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी मेंस में भी या नीट में भी, फिजिक्स में क्वेश्चन आ जाता है। केमिस्ट्री में तो कम आता है, मतलब जेई एडवांस में तो केमिस्ट्री में भी आ जाता है, लेकिन जो मैं अभी आपको आगे कराने वाला हूं आपके फिजिक्स में हेल्प जरूर करेगा, नीट में भी, जेई मेन में भी। ठीक है, देख लो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट की बात है, बस 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट तो नहीं, 5-10 मिनट मान लो। ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी कर लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। इसी का पार्ट है रदरफोर्ड का ही, मतलब अलग से नहीं है, कुछ कोई टॉपिक नहीं है अलग से, रदरफोर्ड में ही कराया जाता है वो, जब अगर आप जेई एडवांस वाले लेक्चर देखते हो तो। ठीक है, जो कोटा में अगर आप जेई एडवांस के लेक्चर बैच में अगर होते हो, तो देखिए जेई एडवांस के जो बड़े बैच होते हैं, जो स्टार बैच होते हैं, उसमें चीजें कराई जाती हैं। देखो, हेडिंग डाल सकते हो आप, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसकी हमें बात करनी है। ये आपकी हेडिंग है। देखो इसमें क्या आपको पढ़ना है। ये आपका मान लो एटम है, अभी हम एटम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं तो एटम के ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखेंगे। ये आपका एटम है। मान लो इधर आपका अल्फा पार्टिकल है, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, ये आपका एटम है, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, ये आपका एटम है ना, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल अभी मान लो बहुत दूर है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, कि एटम बहुत दूर है, ये इधर है, मतलब इधर तो अब बहुत छोटा है, लेकिन मान लो कि ये हीलियम बहुत दूर है, कहीं बहुत दूर है, ठीक है। तो मान लो ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे है, एट इन्फिनिटी। अभी मान लो अभी के लिए इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे है तो अभी हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो मतलब इनमें वैसे रिपल्शन होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होती है, लेकिन अभी तो ये बहुत दूर है, तो बहुत दूर होगा तो रिपल्शन कुछ भी नहीं होगी। अरे बहुत दूर दूर एक दूसरे से यहाँ तो कोई ना अट्रैक्शन होगी ना रिपल्शन होगी। तो अभी एट इन्फिनिटी पे नो रिपल्शन, अभी कोई भी रिपल्शन नहीं है, नो रिपल्शन या नो रिपल्सिव फोर्स, अभी कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं है, मतलब अभी कोई भी इसको अपोज नहीं कर रहा है, इसको अभी हीलियम 2 पॉजिटिव आपका अल्फा पार्टिकल को कोई भी अपोज नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक बात है, मतलब अपोज नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि अभी जब ये इन्फिनिटी पे होगा तो इसकी किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। देखो दो चीजें होती हैं किसी भी चीज में, जैसे मैं हूं तो मेरे में पोटेंशियल एनर्जी भी है, और अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मेरे में किनेटिक एनर्जी भी है। हर एक चीज में दो चीज तो होती हैं। अगर रोटेट कर रही है फिर बात अलग है, रोटेशन का कंसेप्ट आ जाता है, रोटेशन एनर्जी भी आ जाती है। अभी फिलहाल एक नॉर्मल मोशन की बात करें, लीनियर मोशन की, तो मेरे में हर एक चीज में पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, किनेटिक एनर्जी भी होती है अगर वो मोशन कर रही है, राइट, ठीक है। तो हर एक चीज में पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और किनेटिक एनर्जी भी होती है, ठीक है। अच्छा, तो अभी जब आपकी कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं है, मतलब कोई भी ऑपोजिशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कुछ भी अपोज नहीं कर रहा है, तो इसमें स्पीड मैक्सिमम होगी, पूरी स्पीड से अपने जा रहा होगा, ठीक बात है। अच्छा, तो इस टाइम अभी जब वो इन्फिनिटी पे है तो इसकी किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब जैसे जैसे एक क्लोज आएगा, ऐसे आ रहा है क्लोज, अल्फा पार्टिकल क्लोज आते जा रहा है, क्लोज आते जा रहा है, ठीक है। तो मान लो एक पॉइंट अगर मैं लूँ, मान लो इधर किनेटिक एनर्जी इसकी कुछ लेट से मान लो ke1 मान लेता हूँ, इधर मान लो इसकी किनेटिक एनर्जी ke2 मान लेता हूँ, इधर मान लो इसकी किनेटिक एनर्जी ke3 मान लेता हूँ। अब देखो जैसे जैसे क्लोज इसके जाएगा वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ेगी, ए भी पॉजिटिव चार्ज है, भी पॉजिटिव चार्ज है, ये जाएगा, ये कहेगा ना भाई रिपल्शन दूंगा मैं तुझे, ये जाएगा तब भी कह रहा आऊंगा मैं, ये कहता ना भाई मैं तुझे स्पीड स्लो कर दूंगा, ऐसे ही होगा। तो मतलब किनेटिक जैसे जैसे आप इतना फील कर पा रहे हो ना, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के क्लोज जाओगे वैसे वैसे किनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन मतलब ए न्यूक्लियस इसको अपोज करेगा, तो मतलब इसकी किनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। तो क्लियरली आपको ये दिख रहा है ना कि मतलब अगर मैं रिलेशन बोलना चाहूँ तो किनेटिक एनर्जी पहले की ज़्यादा होगी, ke1 ज़्यादा होगा, ke2 फिर ke3, ऐसे ही होगा कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के क्लोज जाओगे वैसे वैसे आपकी किनेटिक एनर्जी कम होते जाएगी, क्योंकि रिपल्शन देगा। अब आप जा रहे हो, अल्फा पार्टिकल आप पे जा रहा है, 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 जा रहा है। अब इधर आके फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम हो गई। अब इससे इस पॉइंट से आगे मान लो इसको आने ही नहीं दे रहा है, इधर इतनी रिपल्शन हो गई कि अब इसको आगे आने ही नहीं दे रहा है, इसको आगे आने ही नहीं दे रहा है, इतनी रिपल्शन, इधर इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है कि ये चीज इससे आगे, इस पॉइंट से आगे आ ही नहीं पा रही है। न्यूक्लियस आपका इतनी रिपल्शन दे रहा है इस अल्फा पार्टिकल को, जब इस पॉइंट पे आ गया इतनी रिपल्शन दे रहा है कि उससे आगे वो जा ही नहीं पा रहा है। मतलब ऐसे अल्फा पार्टिकल आया, ऐसे आया, इधर आया, रुक गया, इधर आके स्पिन करने लगा, इधर ही घूमने लग गया, इधर घूमने लग गया, है ना। उसके बाद मैक्सिमम कैसे ही होगा कि इधर से फिर वापस आ जाएगा, यही चीज हो सकती है, ठीक है। तो अच्छा ये चीज हो सकती है, तो इधर ही तक आएगा मैक्सिमम, इसलिए बोला कि इधर मान लो कि आपकी मैक्सिमम रिपल्शन है तो इससे आगे नहीं आ पाएगा, क्योंकि इधर आपकी रिपल्शन बहुत ज्यादा है, इससे आगे न्यूक्लियस इसको आने ही नहीं दे रहा है। तो ए आपका, ए जो इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है, ए है आपका क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि ए अल्फा पार्टिकल आपका न्यूक्लियस के कितना क्लोज आ सकता था, ये न्यूक्लियस के कितना क्लोज आ सकता था, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच,
कि ऐसे अल्फा पार्टिकल आया, आता गया, ऐसे आया, इधर आके घूमने लग गया, अब आगे जा ही नहीं पा रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन इतनी है कि वो आगे जा ही नहीं पा रहा है, तो इधर आके रुक गया, इधर से वापस बैक आ सकता है ना, जब रिपल्शन ज्यादा आएगी तो बैक आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है कि मतलब अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस में जो कितना क्लोज एक दूसरे के वो आ सकते हैं, इससे आगे अब नहीं जा सकता है, तो इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। ठीक है, कि मैक्सिमम कितना क्लोजेस्ट आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम कितना क्लोज एक दूसरे के आ सकते हैं। ठीक है, इसी की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इतना आपको समझ आ गया। अब आपको ये पता लग गया फाइनली कि ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, जहां आके मतलब उससे आगे जिस डिस्टेंस से आगे आपका अल्फा पार्टिकल जा ना पा रहा हो, उस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। न्यूक्लियस से लेके इस डिस्टेंस तक को बोलते हैं। इसको लेट से मैं अगर डोनेट करूं आर से, ठीक है, आर मिनिमम से, ठीक है, आर मिनिमम से अगर मैं इसको डोनेट करूं तो इसको बोलते हैं आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, ए है आपका। अच्छा, अब देखो ए मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में इतना हो सकता है, इससे ज्यादा, इससे और छोटा नहीं हो सकता है, इससे और छोटा नहीं हो सकता, इससे आगे नहीं जा सकता हम। अच्छा, अब आपको ये पता है कि जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो इसकी किनेटिक एनर्जी कम होते जा रही है, मतलब इधर आपकी किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और इधर आके आपकी किनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, इधर आके आपकी किनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अरे देखो यार, इधर से ऐसे आया, वेलोसिटी कम होते गई, कम होते गई, किनेटिक एनर्जी कम होते गई, कम होते गई, कम होते गई, इधर आके रुक गया, इधर आके रुक गया, भाई आगे नहीं जा पा रहा है, मतलब इस पॉइंट पे इसकी किनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। यही हुआ। तो किनेटिक एनर्जी गई कहां? वो किनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आपके पास दो चीजें होती है, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता है एनर्जी कहीं गायब तो हो नहीं जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी लॉस, है ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही बात होती थी। अच्छा, तो जो है आपकी किनेटिक एनर्जी थी वो इस पॉइंट पे आके वो जो आपकी किनेटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्या आपको इतना समझ आ रहा है? क्योंकि इधर किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, इधर किनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो अब इधर किनेटिक, जो इधर आपकी किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वो पूरी की पूरी इधर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इस पॉइंट पे फिर मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये समझ रहे हो कि ऐसे ऐसे आई, इधर आके रुक गया, तो इधर सिर्फ इसकी किनेटिक एनर्जी जीरो होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। तो आपको यह समझ आता है कि क्या क्लोजेस्ट अप्रोच पे किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के। किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के, कि जो इन्फिनिटी पे, क्योंकि इस क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे क्या होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या होगा कि आपकी जो किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी इन्फिनिटी में वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम में। कि अगर इधर आपके 2 जूल ऑफ किनेटिक एनर्जी इसकी थी तो पूरी की पूरी 2 जूल ऑफ किनेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 2 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में। यही होगा। तो आपकी क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होता है, एक कंडीशन लगती है, ये आपकी कंडीशन है एट ए क्लोजेस्ट अप्रोच, कि क्लोजेस्ट अप्रोच के टाइम पे क्या होता है, जहां डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या होता है कि किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के। एक कंडीशन है आपकी डिस्टेंस ऑफ ए क्लोजेस्ट अप्रोच की। अब बस कर दो, आपको पता है किनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर के, आपको पता होगा ये होता है किनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर के। और पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता रहा हूं के Q1 Q2 बाय आर होता है, जिसमें के आपका एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ के आपका कूलम्स लॉ का कांस्टेंट होता है। ठीक है, Q1 आपका पहले चार्ज पार्टिकल का चार्ज, Q2 आपका इसका चार्ज, देखो Q1 आप क्या मान सकते हो कि इसका चार्ज, Q1 आपका मान लो आपका 2 है इसका चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2 है। Q2 आपका क्या होगा, Q2 आपका होगा चार्ज ऑफ ए न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, जितना चार्ज जितने प्रोटॉन होंगे, मान लो आपके पास 10 प्रोटॉन है तो 10 × चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो 10 प्रोटॉन है मान लो, तो 10 न्यूक्लियस में मान लो 10 प्रोटॉन है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, Q2 कितना हो जाएगा 10 × चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। तो ऐसे आप न्यूक्लियस का चार्ज निकाल लोगे। तो Q1 है आपका चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, Q2 है आपका चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, डिवाइड बाय आर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो इसको हम बोल देंगे आर मिनिमम, है ना, आर मिनिमम। तो ये आपका हाफ मैक्सिमम बोल देंगे। क्यों? क्योंकि किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर एक्स, है ना,
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब रेडियस आपका मिनिमम हो। पोटेंशियल एनर्जी, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, कि रेडियस जितना कम होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। मतलब जब रेडियस को मिनिमम कर दे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, K Q1 Q2 बाय R मिनिमम, है ना। ए आपका आ जाएगा फाइनली, ये चीज आपकी फाइनली आ जाएगी। तो इधर से आपका R मिनिमम क्या आएगा, इधर से आपका R मिनिमम क्या आएगा, मतलब R मिनिमम इधर से अगर आप निकालो तो आप देखोगे क्या आएगा, R मिनिमम को इधर ले आओ तो 2K Q1 Q2 बाय mv स्क्वायर मैक्स। ए आपका आएगा R मिनिमम, और ए ही R मिनिमम तो आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ए ही R मिनिमम आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो कभी कभी ये चीज पूछ लेते हैं कि बताओ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा अल्फा पार्टिकल का। आपको K की वैल्यू पता है, Q1 Q2 आपको दिया होगा, Q1 अल्फा पार्टिकल है तो उसका 2 ही है, ठीक है, और Q2 आपको दिया होगा, मतलब 2 into A है, 2 into E, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका A हो जाएगा, ठीक है, आप सब निकाल सकते हो। Q2 आपको दे देंगे, Q2 आपको बताया होगा कि न्यूक्लियस में इतने प्रोटॉन है, इसके अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे जितने प्रोटॉन होंगे, एक प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उसको मल्टीप्लाई उससे कर दोगे, Q2 आ जाएगा। तो Q1 Q2 आप निकाल लोगे, M आपको दिया होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको पता है, अल्फा पार्टिकल मास कितना होता है, 4 होता है ना, 4 m होता है इसका अल्फा पार्टिकल का मास आपको पता है, वेलोसिटी मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में दी होगी, और आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। हालांकि आपको एक कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए एक कंडीशन कैसे आई, और मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो ये पूरा कंसेप्ट है यार डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, और उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, ए आपका फॉर्मूला है, ठीक बात है। तो ए था, दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, ठीक है, ए आज के लेक्चर के पूरा इतना ही था, ठीक है। आज हमने रदरफोर्ड मॉडल को अच्छी तरह देख लिया, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देख लिया, जे थॉमसन का मॉडल देख लिया, और क्लोजेस्ट अप्रोच का कंसेप्ट भी हमने समझ लिया, ठीक बात है। तो आज का लेक्चर इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, ठीक है। अभी आपको 1-2 लेक्चर और ले लेंगे, अभी भी थ्योरी चल रही है, ठीक है, अभी भी हम कंसेप्ट बना रहे हैं, 1-2 लेक्चर और हो जाए फिर आपकी डीपीपी अच्छी आना शुरू हो जाएगी, तो आप उसको क्वेश्चन सोल्व करना फिर शुरू कर सकते हो। डीपीपी 2-3 लेक्चर बाद अगर आएगी तो उसमें क्वेश्चन ज्यादा होंगे, 15-20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, राइट, क्योंकि अभी ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते हैं, इसलिए मैं दे नहीं रहा हूं। जब आएगी डीपीपी तो पहली डीपीपी में मे भी क्वेश्चन ज्यादा ही हो, ठीक है, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता अभी कितने होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो, मोटिवेट रहो, लगातार करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए गुड बाय।